पेज नंबर आ जाओ 24। यहीं थे हम लोग। अब सुनो बेटा, हाइजेनबर्ग में हमने जो लिखा था पहली लाइन जरा आप बोल दें, उसको सुनाए हमें। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहली लाइन पढ़ो जरा बेटा, क्या लिखा है? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा ये बताओ, मोटर कार के लिए क्या? मोटर कार भी तो चलती है, मोटर कार भी चलती है, इलेक्ट्रॉन भी चलता है ना? तो हाइजेनबर्ग बताओ, हर चलती हुई चीज के लिए हाइजेनबर्ग नहीं लगेगा। क्लियर है? और वो क्या हो? माइक्रोस्कोपिक हो, चले भी और माइक्रोस्कोपिक हो। समझ में आ रहा? माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया? समझ में आ गया? जो बहुत छोटा हो। यहां माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? जो बहुत छोटा हो। अब देखो, बस भी चल रही है, इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, मोशन तो दोनों में है, लेकिन बस चल तो रही है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है। क्लियर है? बुकलेट में क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर देखो जरा। बुकलेट में चलो, हाइजेनबर्ग में पहले लाइन से पहला सवाल उड़ाओ। हाइजेनबर्ग का सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या है? 106। देखो 106, कौन ऑप्शन? पहली लाइन से सवाल मिला आदित्य बेटा। अच्छा हम अच्छा तब से बोले थे तो, और तुम क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छा, एक पढ़ने वाले बच्चे के जीवन काल में नानी कई बार मरती हैं। हाँ नहीं समझ रहे? जैसे वो नहीं जाता स्कूल, सर नानी समझ रहे हो निकल ली इसलिए हम नहीं आ पाए स्कूल, तो उसको याद रखो कई बार वो मारता है अपने जीवन काल में। हाँ नानी दादी बेचारी, इनका तो छीछा लेदर नाती किए रहते हैं। क्लियर है? अच्छा ये सत्य बात है, झूठ न मानो, सही बता रहे हैं। हाँ कह रहे हैं दादी तो मतलब समझ रहे हो। चलो अच्छा। सारे बच्चे देखो, यहां वाला निशान जरा देख लो, ये वाला निशान देख लो बेटा, ये वाला ऐसे लगाओगे, क्या लगाओगे? यानी एक्स डेल्टा पी, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए एच अपान 4 पाई से, या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला हमेशा डेल्टा पी डेल्टा एक्स बराबर एच अपान 4 पाई ही लगाना, वहां ग्रेटर की बात ना करना। यहां पे यहां नियम ऐसा होता है, बस ठीक है वहीं तक, लेकिन न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? ये वाला। क्लियर है? अच्छा एक काम करो, एच अपान 4 पाई का वैल्यू रट लो, 5.25 इंटू 10⁻⁻35। आज के बाद इसको रट लो। वैसे तो यहां 27 होता है, लेकिन 25 बोलने में थोड़ा सही लगता है, 27 ही कर दें क्या? जो रटने में थोड़ा आराम होता है मैं वैसे बना लेता हूं। रियल वैल्यू होती है 5.27, लेकिन 5.25 कर देते हैं तो थोड़ा सा बोलने में आसान रहता है। दो एच अपान 4 पाई का वैल्यू आज के बाद रटोगे ना? ठीक है, अब बताओ, एक बड़ा सा कैलकुलेशन आपको आ गया। क्लियर है? अब आगे जरा सारे बच्चे ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, क्या हम इस जगह पे, ये आपका लीनियर मोमेंटम है ना, क्या हम यहां पे लिख सकते हैं m डेल्टा v और इनटू डेल्टा x इक्वल टू h अपान 4 पाई? बताओ लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बताओ p का हमने वैल्यू रख दिया, ये बेटा डेल्टा है, लिखा? अरे हम लोग p इक्वल टू एम बी फार्मूला पढ़ते हैं, हाँ है ना? तो इस पे डेल्टा लगा लिया, तो इस पे भी डेल्टा लगा लिया। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखो, अब देखो यहां डेल्टा वाली आपके पास कितनी चीजें आई? बताओ, 3 चीजें, 1 2 3। तो यहां लिखो डेल्टा पी, ये क्या होता है? डेल्टा वी
ये क्या होता है, और डेल्टा एक्स ये क्या होता है। तीनों को लिखो, लिखो बेटा। डेल्टा पी के सामने लिखो, लिखो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या लिखोगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अच्छा, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। यहां अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, एरर। क्लियर है, जो चीज अनसर्टेन हो, पता ही ना हो, वो एरर ही तो है। और एरर हमेशा पॉजिटिव होती है ना, होती है। हर एरर को हम एब्सोल्यूट बना लेते हैं। चलो अच्छा, चलो दूसरा लिखो, दूसरा दूसरा। बहस नहीं अभी, इधर आपस में तुम लोग हैं डिस्कशन कर लेते हो। चलो इधर देखो, इधर देखो, यहां पे लिखो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। चलो अच्छा, चलो आगे आगे फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे। देखो इसमें लिखो अनसर्टेनिटी इन, क्या लिखोगे, पोजीशन। आई है ये, क्लियर है। हर एरर को कैसा बना लेते हो, बना लेते हैं। चलो चलो अगला देखो, चलो आगे देखो। अच्छा सुनो सुनो, सारे बच्चों को मैं पहले एक बात बताना मैं भूल गया। देखो आपका ये जो पेज है ना, ये जो पेज है इसको ऐसे डिवाइड करना, और ये सारी बातें एक साइड लिखना है। क्या, अगर तुम लोग फैला के एकदम लिख देते हो। अब जितनी जगह खाली है उसको 20 से डिवाइड करोगे, एक साइड लिखोगे। ये बात हमें बतानी थी, समझ में आ रहा। उसको 20 से डिवाइड करके एक साइड लिखो, जितना लिख गया वो उसी के बाद डिवाइड कर लो। अरे यहां में काफी चीजें लिखवानी, बात को समझा करो। क्लियर है, ये बात हमें बतानी थी लेकिन मैं भूल गया था। हम अब तुमको लिखना और डिजाइन करना भी बताएं। क्लियर है, ये कहानी सबको समझ में आ गया। ये एक साइड लिखना, एक साइड, एक साइड का खाली रखना, उसमें और भी लिखना है। अच्छा बताओ, ये फार्मूला हमने देखो सीख लिया ना, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान, बताओ बेटा, 4 पाई। अच्छा 2 पाई कहां हुआ करता था, बोर में। 4 पाई कहां है, हाइजन में। हाइजन में हाई नंबर और बोर में कम नंबर। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 2 कहां था और 4 कहां था। क्लियर है, नहीं। हाँ, तो यहां 4 रखेंगे। अब सुनिएगा, अब यहां लिखो एफ, लिखो बेटा एफ डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। मान लो डेल्टा एक्स क्या हो जाए, 0, तो डेल्टा पी क्या होगा, इनफाइनाइट। ये सब याद करके रखना, समझ रहे, सब पीएचडी ना करना। क्लियर है, हाँ। अच्छा इसके उल्टा चलो, डेल्टा पी मान लो आपने कर दिया 0, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट। डायरेक्ट 4 नंबर का सवाल तो यहीं से निपटा देता है। क्या नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल। अब आगे लिखो बेटा। अच्छा इतना सबको आ गया, एक साइड लिखना, लिखो। अब स्टार लगा के इसी के नीचे पॉइंट लिखो, लिखो इफ, लिखो इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सेम, लिखो इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सेम then uncertainty in position, then uncertainty in position, इतना लिख के छोड़ दो, डैश लगा दो। अच्छा क्या हमने आपको m डेल्टा v डेल्टा x
इक्वल टू एच अपान 4 पाई पढ़ाया है, हाँ ये ना। अब देखो, अच्छा ये m यहां आ सकता है, तो डेल्टा v डेल्टा x इक्वल टू एच अपान 4 पाई m लिख सकते हैं। इसको हमने सेम कर दिया है, अभी लिखवाया है, ये अपने आप सेम होता ही है। तो इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन बना, बताओ क्या बना, डेल्टा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल m। इसका मतलब क्या होगा, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा, कम होगा। हाँ हाँ, अरे वो चेंजे है बेटा। हाँ, यहां जब भी हम इसकी बात करते हैं वेलोसिटी, समझ में आ गया, वो डेल्टा वी ही होता है, इस भाषा को समझें। चलो चलो अगला देखो, नीचे लिखो, नीचे इसी नीचे एक सवाल लिखो, लिखो बेटा, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स। सवाल लिखो बेटा। हाँ बेटा, ये हम तुम्हें डेराइव करके बताए हैं, अब इसी का सवाल लगवा रहे हैं। मतलब हमने आपको यहां से रिलेशन क्रिएट करके बताया है, समझ में आ रहा। अच्छा रिलेशन क्या है, कि जब हम वेलोसिटी को सेम कर दें, अच्छा यहां वेलोसिटी को हम डेल्टा वी की बात करते हैं, समझ में आ रहा। यहां कभी आपको सिंगल वेलोसिटी की बात, वहां आपको देगा इतने मीटर पर सेकेंड, तो वो भी डेल्टा एक्स ही है और डेल्टा वी है ना। अच्छा हम डेल्टा रख देते हैं। अब जरा आगे आगे आ जाओ, सवाल लिखो, सवाल लिखो, क्या लिखा है पहले बताओ, सारे बच्चे यहां तक पहुंच गए हो, इसी का एप्लीकेशन लिखा रहे हैं, क्लियर है। आगे लिखो, लिखो बेटा, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन कॉमा अल्फा पार्टिकल। क्लियर है, क्या आपको वही वेवलेंथ वाली बात याद आ रही, वही सेम ऑर्डर होगा, समझ में आ रहा। डेल्टा एक्स का ऑर्डर निकाल लोगे, जिसका मास सबसे कम उसका डेल्टा एक्स सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा डेल्टा एक्स किसका होगा, जिसका मास सबसे कम हो, आए ना, सबसे कम मास वाला इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ में आया। कोई ऐसा बच्चा जो समझ में ना आया हो, बताओ बेटा, इतने बार यही 4 के मास का सवाल लगवा चुके, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बताओ डेल्टा एक्स का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा पहले तुम सब छोड़ो, पहले तुम इसका ऑर्डर बताओ। अच्छा एम का ऑर्डर क्या होगा, एम का ऑर्डर बताओ, अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा एक्स का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। ये ऑर्डर हम आपसे पूछ लिए। अच्छा क्या आपको ये वही वाला ऑर्डर नहीं लग रहा है जो लेमडा का ऑर्डर बन रहा था, है ना। चलो ठीक है, हाँ तो आगे समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। तुम ये समझ लो, अगले जो संडे को आपका टेस्ट होगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी से टेस्ट होगा। नहीं इस संडे को नहीं, अगले संडे को। इस संडे कहाँ, एक संडे छोड़ के होगा ना। चलो आगे लिखो, अब अगला लिखो, लिखो लिखो अगला स्टार पॉइंट। देखो 3 स्टार पॉइंट बताए हैं। पहला स्टार पॉइंट हमने ये बताया था, पहला स्टार पॉइंट हमने ये बताया था इफ करके, ये स्टार पॉइंट था। दूसरा स्टार पॉइंट ये बताया है। अब तीसरा स्टार पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, क्लियर है। देखो 3 स्टार पॉइंट बताए कि नहीं बताए। पहला कौन सा बताए थे, बोलो बेटा, बोलते जाओ बोलते जाओ। सब लोग हाइलाइटर साथ में रखा करो, एक थोड़ा खर्चा कर लो। जो आपको हेडिंग लिखाया करें, लिख के तुरंत हाईलाइट कर दिया करो, वो मेन पॉइंट है, उसके आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिखो बेटा, लिखो इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी देन फाइंड डेल्टा पी। लिखो इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी, लिखो इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी देन फाइंड डेल्टा पी।
ठीक है, डैश लगा के छोड़ दो। अच्छा, आपको सवाल में क्या कहा गया? डेल्टा एक्स को बराबर कर दे डेल्टा वी के, तो हमको डेल्टा पी क्या बताना है? यही कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों सेम हो गए तो अब हम क्या, देखो फार्मूला हम क्या लिखते थे? फार्मूला क्या लिखते थे बताओ? बताओ, एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4 पाई, है ना? एम ये चलाएगा बेचारा यहां, तो डेल्टा वी डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4 पाई और एम। अच्छा, हमने यहां क्या कंडीशन मान रखी है? डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी। तो अब हमने दोनों को डेल्टा वी मान लिया, तो डेल्टा वी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? मतलब डेल्टा एक्स भी किसके बराबर हो गया? सवाल तो लगाते हो गया इसे। कभी कभी यही बच्चे देखेंगे ये कैसे हुआ, सब तो समझ में आया, यहीं फंसे। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? एच अपान 4 पाई एम। इनका पावर हटाओ और इनको टोपी पहनाओ, ठीक है? तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच अपान 4 पाई एम। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब तुमको फार्मूला डेल्टा पी का मालूम है क्या? एम इंटू डेल्टा वी। क्लियर? एम और इंटू डेल्टा वी का वैल्यू तुम निकाले रखे हो, यहां सजा दो, एच अपान 4 पाई एम। ये डेल्टा पी हुआ। मान लो ऐसा सवाल नहीं दिया गया है, तो जब कोई चीज बाहर की रूट के अंदर जाती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ये मैथमेटिक्स है। क्लियर है? तो अब ये जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो एच इंटू एम स्क्वायर अपान 4 पाई एम। एम से एम उड़ा दो। क्लियर है? तो बताओ क्या बचा? एच एम अपान 4 पाई, ये हो गया रूट में, ये हो गया डेल्टा पी। क्लियर है? सवाल आया? हाँ देखो, बीच बीच में जो बोलते रहते वो मैथ है, उसको सीखो, कम से कम हमें सीख लो, तो तुम्हारी थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास की मैथ हो जाएगी। हाँ, कहने का मतलब देखो, जब जो समझ में आ जाए तब समझ लो उसका समय है। आज फार्मूले पढ़ा देंगे, घर पे जाओ सवाल ट्राई करना, आए तो अच्छी बात, ना आए तो और अच्छी बात, क्योंकि अगली क्लास में हम तो बताएंगे ही पूरे सवाल। आगे बढ़ा जाए। अब तुम एक फार्मूला लिखो। हाँ, एक जगह जुगाड़ लिख लो, जगह तो लगभग खत्म हो गई होगी, मैं मान के चल रहा हूं। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब तुम लोग डिवाइड किए तो देखो तुमको जगह मिलने लगी, और अभी डिवाइड नहीं किए होते। डिवाइड किए हैं? और थोड़ा सा शब्द छोटे लिखे जाते हैं, बाघड़ बिल्ला नहीं लिखा जाता है। सुंदर राइटिंग छोटे शब्दों में बनती है, इतना इतना बड़ा शब्द लिख दिए। क्लियर है? चलो यहां पे लिखो, एक जुगाड़ लिखो, लिखो बेटा। चलो, तुम हम यहां पे जगह खाली कर रहे हैं ना बेटा, इधर हम कर ले रहे हैं, इधर इधर। अब सवाल लगाने की बात आ गई ना। बोला? अच्छा अच्छा, चलो बाद में घुमाते हैं। हाँ, आगे जरा ध्यान दे देखो।
कहीं लिख लो डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना हो तो वी गिवन, जो आपको ये क्वेश्चन में देगा, इनटू परसेंटेज एक्यूरेसी अपॉन 100, आपके पास सीधे डेल्टा वी निकल आएगा। समझ में आ रहा है? डेल्टा वी कभी आपको निकालना हो और वहां परसेंटेज एक्यूरेसी की देखो, नॉर्मल सवाल होगा तुम लगा लोगे, लेकिन परसेंटेज एक्यूरेसी दे देगा तुम सवाल में फंस जाओगे। तो ये उसका जुगाड़ है, नॉर्मल सवाल होगा तो लग जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा आगे चलते हैं। पहला सवाल पढ़ो, पहला सवाल सारे बच्चे पढ़ें। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है, वो सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है। एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी, क्या पूछा है? सर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है, परसेंटेज एक्यूरेसी दिया है, वेलोसिटी गिवन है। बताओ फार्मूला लगा लोगे? नहीं समझ में आया? चलो इसके बाद देखो जगह खाली है ना, इसी सवाल के लिए जगह खाली है ना, यहां आ जाओ। बताओ फार्मूला अपने पास क्या है? एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये फार्मूला है। क्लियर है? अच्छा जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये हम निकाल लेंगे जो अभी हमने आपको जुगाड़ लिखाया है। जुगाड़ क्या लिखाया है? डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखाया? वी गिवन, देखो आपको कुछ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है सेंटीमीटर में, देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, और यहां पे क्या रख देना? परसेंटेज एक्यूरेसी अपान 100। अच्छा किसको घुमा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें मालूम है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब देखो सारा सवाल आपका किसमें? सीजीएस में है ना, तो इसको क्या कर दो? किलोग्राम को किसमें बदल दो? ग्राम में। अच्छा बताओ किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, क्या करेंगे? अरे 1000 से गुणा कर दो यार, क्या कैसी बातें करते हो? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत गजब है, जोड़ घटाना खुद ना आए, कन्वर्जन खुद ना आए। किलोग्राम सर पौवा सीखे हैं 250 ग्राम, पौवा आधा किलो, शेर पसेरी कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? किलोग्राम में सामान लेके आए, घर में पूछ लिया अच्छा बताओ कितने ग्राम लाए, क्या हम तो 1 किलो लाए, ग्राम क्या होता है? तो सोचो फिर सब पैसा गया ना बेकार। 1 किलोग्राम का मतलब हम कितना सामान लेके आए? 1000 ग्राम लेके आए। क्लियर है? अब तुम सोचो, ठीक है सवाल लगवाने से ये तो पता चलता कि तुम कहां हो। ये कहां आंसर आया? अब ये ग्राम में आ गया। ठीक है, अब देखो ये मालूम ये मालूम, ये निकालना है, इसका वैल्यू हम रटा रखे हैं। क्लियर है? हाँ, तो उसको कन्वर्ट कर लो, या तो एक काम कर लो, एक काम कर लो, उधर उधर एक काम करो, उधर क्या वैल्यू या तो कन्वर्ट करो उसको सीजीएस में लाओ, या तो इधर वाले को उठा के ले चलो किसमें? एमकेएस, लास्ट हम बदल लेंगे। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, सबे काम बन गया, अरे बहुत बढ़िया काम है बन गया। हाँ चलो इसका डायरेक्ट ना वैल्यू रखना, अरे अब अपना काम बन गया। उसने एच का वैल्यू अर्ग पर अर्ग सेंटीमीटर में दे ही दिया है, लो काम है बन गया, अरे टेंशन है नहीं है। ठीक है, हाँ एच का वैल्यू क्या है, किसमें दिया गया है? 6.6, बोलो बेटा 10 की पावर बोलो, हाँ -27 अर्ग, अर्ग ERG लिखा है। अब तो समझदार रही हो। सेकेंड,
अच्छा 4 का वैल्यू 4 होता है आजकल, और पाई 3.14। बताओ अब जोड़ घटाना गुणा भाग बचा कि नहीं, है ना? तुम आंसर बता दोगे क्योंकि आंसर इसमें लिखा नहीं है, आंसर बताओगे तो हमको अच्छा लगेगा। क्लियर है? अच्छा बताओ इस सवाल में सब कुछ दे रखा कि नहीं? क्लियर है? सब कुछ दे रखा है? क्लियर है? सबसे पहले तुम इसका डेल्टा वी कैलकुलेट करो। सवाल पहले सारे लोग पढ़ो, सवाल पढ़ो 4 बार। इधर तब तक ना देखना जब तक सवाल ना समझ में आ जाए। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। सवाल समझ में आया? क्या पूछा है सवाल में? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसको गोले में बंद करो, गोले में बंद करो। कह दो ये पूछ रहा है, ये क्या है? ये सवाल में पूछा जा रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसका मतलब डेल्टा एक्स आपसे पूछ रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 4। इसके नीचे लिखो ये है वेलोसिटी गिवन। लिखो, सवाल लिखो। इसके नीचे क्या लिखोगे? वेलोसिटी गिवन। एक्यूरेसी आपको दिया है 0.001%। तो बताओ डेल्टा वी निकाल लोगे कि नहीं? निकालो। 0.3। हाँ, सबसे पहले डेल्टा वी निकाल लो। फार्मूला क्या है? देखो डेल्टा वी का यही फार्मूला है, इसको 10 बार हम क्या लिखें? देखो, सुनो बेटा, देखो वेलोसिटी गिवन कितने हैं बोलो? 3 इंटू 10 की पावर 4। हाँ, माइनस क्या है बोले थे? 4 इंटू परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी है? 001। सीधे रख देना, ये परसेंटेज एक्यूरेसी है, और सीधे क्या कर दो? 100 से डिवाइड। आंसर बताओ। 3 इंटू -1, तो 0.3 नहीं बोल सकते थे? आया 0.3? सब लोग जोड़ घटाओ। बेटा देखो, जोड़ घटाना करना पड़ेगा, है ना? जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा। यदि नहीं आता शर्माना नहीं, हमसे पूछ लेना। समझ में आ रहा है? ज्यादा शर्माओगे ससुराल पहुंच जाओगे, तो इसलिए शर्माना नहीं। तो कहे शर्माएंगे नहीं तो इसका मतलब ससुराल कभी जाएंगे ही नहीं। ससुराल हो जाए तो यही बहुत किस्मत की बात है। आजकल बहुत बेरोजगार लोग हैं, बहुत नल्ले टहल रहे हैं। समझ रहे हो? निकालो निकालो, कैलकुलेशन निकालो। आंसर हमारे पास है। अच्छा 110 को 28 से भाग करो, कितना आ रहा? 1.92। हाँ ठीक, करेक्ट। 54 है। डिवाइड कर लो, देखो देखो लगभग यही आ रहा होगा। देख लो, जोड़ जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा होगा। कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है। 2 से कम आएगा, 2 से कम आएगा, 2 नहीं आएगा पूरा पूरा। 2 से कम है आंसर, ठीक है, क्लियर है? कितना आया? हाँ अरे एकदम सही है, 2 से कम आना चाहिए। तो फिर से कैलकुलेट करो ना। अच्छा जैसे मान लो आंसर नहीं आया, तो हमारा क्या है? हम अपने ही कैलकुलेशन को सही ठहराएं, फिर से करना चाहिए। कहीं वैल्यू गलत रख दी होगी। 1.6 सही है, ठीक है। सबके आ रहे हैं, तुम्हारा 100 आ रहा है। चलो ठीक है, आंसर कितना आया? अब देखो, अब हमने वो क्या किया, अब m का वैल्यू देखो, इस फार्मूले में m रखने जा रहे हैं। 9.1 इंटू 10 की पावर क्या रखेंगे? अब देखो ये प्लस का 3 है, और इसमें कम कर देंगे तो कितना बचेगा? बहुत बढ़िया, क्लियर है? और इंटू डेल्टा इसका कितना निकाले हो? 3 अपान, अपान का है को, और डेल्टा एक्स यही निकालना है, इक्वल टू
h का वैल्यू सीधे रखो, 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अपान 4 इंटू 3.14। आंसर बताओ 1.9, 2 से कम। क्लियर है? हाँ ठीक है, आ गया। जोड़ घटाना गुणा भाग करना सीखो। अच्छा लगता होगा जब अपने से आंसर आता होगा जोड़ घटाना के बाद, है ना। कोई बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब फोटो खींचने कर सकता है वो, मैं नहीं कह रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए नहीं करेगा, कैलकुलेशन के लिए नहीं करेगा। उससे तुम्हारी आदत बिगड़ जाती है और अचानक तुमसे मोबाइल छूटता है, मतलब कैलकुलेटर छूटता है, और तुम वहां जाते हो तो तुमको वही बात बार बार याद आती है, अरे कैलकुलेटर होता तो निकाल देते। नहीं समझे? थोड़ा लेट आए ठीक है, लेकिन अपने से खुद से आए, है ना, ये समझ लो। गलत आए ठीक आए, गलत आएगा फिर से सुधारोगे। क्लियर है? मोबाइल का इस्तेमाल, यदि आपके पास है भी मोबाइल तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करो। क्लियर है? चलो आगे देखो। अच्छा एक सवाल जरा लिखो। अच्छा दूसरा सवाल अपने मन से लगाओ बेटा, दूसरा सवाल अपने मन से लगाओ। अब हम मदद नहीं करेंगे। दूसरे का आंसर हमारे पास है, बढ़िया एकदम झमाझम। लगाओ, देखो बेटा मेहनत करो, फार्मूला आपके अपने पास है ना। देखो किसमें अनसर्टेनिटी पूछ रहा है, वैसा वाला फार्मूला लगा लो। जो 5 सवाल हैं आपके बुकलेट में, वो सारे बच्चे ट्राई करके आएंगे, अगली क्लास में हम लगवाएंगे और सब लगाएंगे। अरे सी बार का मतलब वो विद है, वो हमारा लिखने वाला भी कम स्मार्ट थोड़े ना है, ये विद है। हाँ विद है, जो सी के ऊपर बार नहीं लगा है वो विद है। लिख लो WITH विद। कहाँ है, कहाँ है ये है। अरे ज्यादा ना सोचा करो, हमसे पूछ लिया करो कम समय में, उतना समय तुम्हारा बचेगा। कह रहे सब समझ में आ गया, सी बार ना समझ में आ रहा है। अच्छा जब बार बारंबार हो जाए तो क्या होता है? कट द बार चेंज द साइन। हाँ सेम आ रहा। आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर -3 आया। वेरी गुड, आंसर है हमारे पास ना इस बार। आंसर इसका 1.6 इंटू 10 की पावर -3 आएगा इसका। सिक्स इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेशन करो तो एक बार, मेहनत करो मेहनत करो, अच्छा लगेगा तुमको भी। 1.9, 1.92 इंटू -3 आ रहा, पावर ठीक है। अरे पावर ठीक, अरे थोड़ा महुआ भर इधर महुआ उधर, ठीक है। ऊपर वाली ही कैलकुलेशन, देखो सवाल बदल रहा, आंसर एक के चल रहा है। चलो लगा लो लगा लो। इन एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005। आ गई बात समझ में? चलो आगे देखो बेटा, उसके आगे देखो एक फिर सवाल है। अच्छा ये सवाल सबको आ गया ना, कोई ऐसा बालक जिसको ना आया हो? बताओ ये सवाल सबको आ गया। अच्छा फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वकील कौन सा लगाए हो? फार्मूला बताओ। m डेल्टा v डेल्टा x इक्वल टू h अपान 4 पाई लगाएंगे। हमसे सवाल में उसने पूछा ये है, ये हमें बताना है।
इसका निकालने का जुगाड़ मालूम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम है ना? क्लियर है? उसके बाद अब एमकेएस में हमें वैल्यू दे गई है ना सारी, तो अब इसका वैल्यू भी मुझे मालूम है। बस इसके बाद यदि हमें जोड़ घटाना गुणा भाग और मालूम हो जाए तो उसका आंसर आ जाए। क्लियर है? अच्छा क्या गजब बेइज्जती है। डेल्टा वी इक्वल टू वी दियन मतलब गिवन और इनटू परसेंटेज एक्यूरेसी अपान 100। अच्छा बताओ इसका वैल्यू कितना आया बेटा? वी गिवन कितना है? 600 मीटर पर सेकेंड, यहां रख दो। परसेंटेज एक्यूरेसी बोलो बेटा 0.005, 0.005 यहां रख दो। 100 से इसको डिवाइड कर दो, ये कट गया। आंसर बताओ कितना आया है? ये कुछ और है क्या? मीटर पर सेकेंड, तो इसको काहे में रखे हम? एमकेएसएम तो सबको रख रहे हैं। अच्छा इसको किलोमीटर बदल दे क्या? अरे ठीक रखा है यार। इसका आंसर बताओ कितना है? 0.03। ये देखो हमको डेल्टा वी मालूम हो गया। हर्षित समझ में आया? एक ही यूनिट में रहा करो, पता लगे एमकेएस से सीजीएस हम चले गए, थोड़ा इसका थोड़ा उसका, बाद में कह रहे आंसर ही नहीं मिल रहा। मास्टर साहब सिखाए होंगे हमेशा कैलकुलेशन एक ही पद्धति में किया करो, या तो सबको सीजीएस में ले लो और या तो एमकेएस में ले जाओ। समझ में आ रहा? तो सुनो बेटा, एम का वैल्यू कितना रखोगे? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू डेल्टा वी आप क्या दे दिए हो? 0.03। डेल्टा एक्स हमें मालूम करना है, इक्वल टू, अब इसका पूरा कैलकुलेशन हमने आपको रटाया है कि नहीं? कितने लोग कह रहे नहीं रटाया है? रटा दिया ना? सबसे पहले देखो लिखा दिया उसका वैल्यू 5.25 इंटू 10 की पावर -35। अच्छा बताओ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या बना फार्मूला? 5.25 इंटू 10 की पावर -35 अपान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 0.03। इसका कैलकुलेशन कर लो प्रभु, आंसर बताओ। 1 पॉइंट कितना आया? 1.9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, जितना काम दिया जाए उतना काम करना है, ठीक है, उसके अलावा नहीं। क्वेश्चन नंबर एक और लगा लो, क्वेश्चन नंबर एक और लगाओ। द मास ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, है ना? आपसे पूछा है क्या? मास। क्लियर है? फार्मूले समझ में आने लगे? बहुत बढ़िया, लाजवाब। लिख लो सब लोग क्वेश्चन लगाओ, तो छोटे क्वेश्चन है यार, ये छोटे है। बताओ कौन सा फार्मूला इसमें लगा डाले हो? H/mb। क्लियर है? आप देखो क्या पूछा है, मास पूछा है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपको दिया गया, ये आप जानते ही हो, इसको भी आप जानते ही हो। स्पीड ऑफ लाइट नहीं जान रहे हो? बताओ क्या ये नहीं निकाल पाओगे? निकालो। अरे फोटॉन, फोटॉन अब क्या है? हमने आपको फोटॉन पढ़ाया था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है, और जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव हैं वो किसकी स्पीड से चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। बताओ वहां की बात थी। अब इतना तो तुम्हें समझना है। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, सर सब तो ठीक है, वी दे देते थोड़ा और मजा आ जाता। इसका मतलब है फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सही से पढ़ा नहीं है। बताओ लिखाए थे कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल जितनी भी हैं
उनकी सबकी वेलोसिटी स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट। लिखाई थी ये लाइन बेटा, क्लियर है? आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो तुम एक काम करना, तुम आप ये काम करना, पहले इस नैनोमीटर को मीटर में जरूर बदल लेना, क्लियर है? तो 1 इंटू 10 की पावर -9, अब ये आपका वेवलेंथ किस में आ गया है? मीटर में, क्लियर है? अब आप एकदम सवाल लगा लो, आंसर बताओ। अच्छा 2.2 इंटू 10 की पावर -33 kg, बहुत बढ़िया। आंसर देखो एकदम दना दना रहा, कितना आया? 2.2 इंटू 10 की पावर -33 kg। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम मान लो नाराज हो गए इससे कि सर पूरा गुणा भाग करके नहीं बताए, तो सोचो फिर क्या होगा? सोचो अच्छा जरा, है ना? हम तो स्मार्ट समझ रहे हैं तुम लोगों को, और तुम फिर ऐसी हरकतें करोगे, हमने पता लगे कहने सब तो सही बताए, वेरी गुड, बट बात को खराब करना हो तो क्या लगाना है? बट। समझ में आ रहा है? क्या सब तो अच्छा है लेकिन, समझ में आ रहा? तो रिजल्ट तो फिर वैसे ही आता है, सब तो ठीक था लेकिन। समझ में आ रहा है? अब पता लगे, अब आप इसमें सारी वैल्यू रख के नहीं निकाल पाओगे तो फिर कुंभ के मेले है, अब वो अगले 25 साल बाद आएगा, ठीक है? हाँ अब आपका होमवर्क आपको मालूम है, होमवर्क आपका क्या है? जो 5 क्वेश्चन है खुद से घर पे ट्राई करना, अगली क्लास में एक एक सवाल मैं लगवाऊंगा। बताओ सब कुशल मंगल है? चलो अच्छा उसके बाद सीधे हम कहां आ गए? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखो अच्छा तुम लोगों के पास ये थोड़ी सी जगह हो तो मैं एक चीज थोड़ा सा लिखवाना चल रहा हूं चलते चलते, है है ना? तो वहां एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। अच्छा अब जहां जहां पे आपको जगह मिले उसको 20 से डिवाइड करके एक साइड का हिस्सा आप पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद यदि जगह हाँ और कुछ लिखना है तो दूसरी साइड, मतलब अब आपको उसको हिस्सों में बांट देना है। जरा लास्ट में लिखो, जरा लिखो बेटा, लिखो अदर, लिखो बेटा, है बेटा? नहीं अब इसमें अभी इसी का हाइजेनबर्ग का लास्ट कर रहे हैं, अंत, हाइजेनबर्ग का अंत है अभी, वहां उसमें ना चले जाना, क्वांटम नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, हाइजेनबर्ग का अंत तुरंत लिखो, लिखो अदर मैथमेटिकल फॉर्म्स, FORMS फॉर्म्स ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। लिखो अच्छा पहला फॉर्म जो तुम्हें आता है वो लिखो, हाइजेनबर्ग का पहला फॉर्म क्या आता है? डेल्टा पी डेल्टा एक्स, है ना, इक्वल टू H/4 पाई। अच्छा हाँ ग्रेटर देन सब कुछ होता है, ये फार्मूला हमेशा ग्रेटर देन ही होगा, कभी कभी पूछ लेता है वहां, एक इक्वल टू करके देगा फार्मूला और एक ये वाला देगा, बोलेगा कौन सा सही है? ये सही है ना? लेकिन हम फार्मूला जब एप्लीकेशन कहां करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो ये वाली बात हटा देते हैं, क्लियर है? अच्छा बताओ दूसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है? इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एम डेल्टा वी, है ना, डेल्टा वी डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू H/4 पाई। क्यों भैया? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स डेल्टा टी लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स H/4 पाई। अच्छा इस पूरे को मिला दो तो ये एनर्जी है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? ई डेल्टा टी ग्रेटर आर इक्वल टू
h/4 पाई। लिख लो। मान लो कभी आपको इस शक्ल में मिली जाए, है ना, और यहां चेंज एनर्जी का भी लगा लेना क्योंकि इसका भी चेंज ही होगा। इतने आपको रूपों में हाइजेनबर्ग के फार्मूले दिख सकते हैं। अब सुनो बेटा, आपसे पूछे ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी इन। इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है। जितने डेल्टा वाली चीजें हैं वो अनसर्टेनिटी है। अब आपको मन करे तो एक जगह लाइन से सब डेल्टा वाली चीजें लिख के उसके सामने अनसर्टेनिटी लिख दो। कहे अच्छा सबको लिख के आगे लिख दे अनसर्टेनिटी, कहे खत्म, एक साथ सब निपटा दिए। अब कहीं का नहीं समझ रहा, ये मालूम है नहीं है। अरे लिखना है ना कि जैसे किसका अनसर्टेनिटी है। हमने देखो आपको 3 अनसर्टेनिटी पढ़ाई है ऊपर, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा एक्स, 3 पढ़ाई है। अब डेल्टा टी तुम यहां अलग से लिख लो, डेल्टा ई अलग से लिख लो, खत्म कहानी, 5 हो गए। डेल्टा ई क्या है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। डेल्टा टी क्या है? अनसर्टेनिटी इन टाइम। बेटा लिख लो। फिजिकली मेंटली हमेशा एक ही जगह पे रहना, खास करके पढ़ाई में। आप अपना रिजल्ट देख लेना कितना सुंदर बनेगा। मन अंते तन अंते और जीरा बसे उदास। ठीक है, तो फिर बहुत बेकार काम है बेटा। बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा। क्लास मिस ना हो, ये आप ध्यान से समझना। और अब मिस कर दिए, आज पढ़ाए कल सवाल लगाएंगे तो कल तो कुछ हो नहीं समझ में आएगा। अब जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी होगे वो अगले दिन क्या करेगा? आया करेगा। अब ये वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। चला जाए भैया। तो इस तरीके से आपका इतना वाला हाइजेनबर्ग कंप्लीट हुआ। हाथ जोड़ लो ना। हाइजेनबर्ग मतलब एक एक जैसे हेडिंग खत्म हो जाए हाथ जोड़ते जाओ। अगला तुम्हारा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। क्लियर है? ठीक है। अब सब लोगों को घर का काम समझ में आ गया। जो हेडिंग खत्म वो पूरे सवाल घर पे ट्राई करने हैं, और अगली क्लास में मैं एक एक सवाल डिस्कस करूंगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। आगे देखो। और एक मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं, जितने सवाल लगा रहा हूं, यही टेस्ट होगा। फिर मैं वो चेहरे देखूंगा कि किनके वो गलत हुए। ऐसे नहीं, देखो मेहनत से पढ़ना है बेटा, मेहनत से। आपका सवाल सही होगा तो हमें कुछ नहीं देके चले जाओगे, आप ही का फ्यूचर बनेगा। समझ रहे हो? क्या है, हम काहे सही करें, इनकी तारीफ होगी, हम काहे सही करें, हम गलत करेंगे, फ्यूचर तो अपना ही बर्बाद कर रहे हो, है कि नहीं? चलो अच्छा। अच्छा ये पहले बताओ ये क्या है? साई है। क्या है? साई। पी साइलेंट होता, पसाई नहीं। क्या है? साई। क्लियर है? ये क्या है? साई। अच्छा कोई एनसीईआरटी लाया है क्या? लाए हो? लाओ बेटा, लाओ। अच्छा जानते हो क्या हुआ? देखो, सबसे पहले एटम के विषय में किसने जानकारी दी थी? फिर कौन आए थे? ठीक है, फिर कौन आए थे? अब रदरफोर्ड से शुरू करो, बाकी की इतिहास है। ठीक है, क्योंकि सही वाली बात रदरफोर्ड से निकलना शुरू हो गई थी, सही वाली बातें। रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा था? सर्कुलर तो था, लेकिन फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया था? स्पाइरल। तो इनके हिसाब से फाइनल माना जाए तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है? स्पाइरल। तो एटम का भी शेप वैसे ही हो गया। समझ रहे हो? तो और बोर के हिसाब से सर्कुलर।
यही उनकी जीत का कारण था। अच्छा, ये जीतते तब तक ना जब तक बीच में प्लैंक भाई साहब ना आते, क्योंकि क्वांटाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट वही दे गए थे। और यही गड़बड़ होता, यदि यही प्लैंक रदरफोर्ड के पहले आ गए होते तो बोर पैदा ही नहीं होते। क्लियर है? हाँ, जब बोर ने अपना पूरा मॉडल देके सब हाहाकार मच गई कि हाँ इन्होंने एकदम मॉडल दे दिया, फिर सोमरफील्ड आए। कौन आए? इनके बाद सोमरफील्ड आए। सोमरफील्ड का है अकॉर्डिंग टू मी, है ना, एटम कैसा होता है, शेप कैसा, इलिप्टिकल। कैसा शेप? इलिप्टिकल। क्लियर है? तो लोग ऐसा उनको समझ रहे हो ना, भगाए हैं कि पूछो ना, कहे जो खुज गया है यही ठीक है, अब तुम ज्यादा काबिल ना बनो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो बताओ रदरफोर्ड के हिसाब से कैसा आया पाथ? स्पाइरल लिखाया है। अच्छा, कहीं हेलिकल लिख दे तो बुरा ना मानना, बुरा ना मानना। क्लियर है? जैसे स्प्रिंग नहीं होती है, समझ में आ गया? ये क्या है? स्पाइरल। क्लियर है? तो रदरफोर्ड के बाद कौन है? बोर। बोर के बाद कौन है? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड बने बनाए काम को बिगाड़ रहे थे, सर्कुलर को क्या बता रहे थे? एलिप्टिकल। समझ में आ गया? तो ये थोड़ी सी कहानी याद रखना। समझ में आ गया? तो उसके बाद कौन आए थे? सोमरफील्ड। देख लो ये लोग बहुत चीचा लेदर मचाए, परेशान थे, सोडिंगर भी। लेकिन चलो ठीक है, चलो। अच्छा, हाँ चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। कहां थे आगे? कहां पे आगे? कहां थे? यहां पे। अब सुनिएगा। अच्छा, इसको साई बोलेंगे। देखो, अच्छा ये क्या है? एक ये वेव फंक्शन है। अच्छा, वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है? वो चीज जो वेव को रिप्रेजेंट करे। समझ में आ गया? नहीं तो वो क्या होता है? वेव का फंक्शन। क्लियर है? अरे मैथमेटिक्स में देखो, हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लगा देते हैं, तो तुम लोग तो आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन मैथ वाले उसे समझते हैं। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, होता है। देखो पाई, देखो साई स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। कैसी संभावना है? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि क्या होगा वहां पे? बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? अरे होगा, संभावना है, पॉजिटिव है। क्लियर है? आप देखो लिखा है इफ साई स्क्वायर इक्वल टू 0, संभावना 0 हो गई। जहां संभावना इलेक्ट्रॉन पाने की 0 हो वही नोड होता है। ले। क्लियर है? तो इट रिप्रेजेंट अ नोड। नोड वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम से कम हो या ना हो। लिख लो, अपनी भाषा में लिखो। नोड किसको बोलोगे? वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ना हो, 0 हो। उस पॉइंट का नाम क्या होगा? नोड। हमने कहा हम नोड पे खड़े हैं, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। हम एंटी नोड पे खड़े हैं, झमाझम इलेक्ट्रॉन है, और नोड पे खड़े हैं 0। क्लियर है? तो बताओ, नोड रिप्रेजेंट द प्लेस वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। हाँ, कभी मान लो 0 ऑप्शन में ना हो तो दिया होगा मिनिमम या लीस्ट, कुछ ऐसा, कम से कम हो या ना हो। इसको बोलते हैं नोड। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो या ना हो, उसी जगह का नाम होता है नोड। नोड समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अब मान लो साई स्क्वायर इक्वल टू 0 ना हो, कुछ है, इट मींस क्या है? वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। समझ में आ गया? अब जैसे देखो, इफ साई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन पाने की 0। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसी जगह का नाम नोड होता है। क्लियर हो गया? तो सबको ये लाइन समझ में आया?
वहां सीधे और देखना हम इसी सवाल बनाएंगे और बार बार बोल रहे हो, तुमको ये वीडियो दिखाएंगे भी। ये देखो मैं बोल रहा था उस समय। क्लियर है? तुम बस देखते जाओ और पेपर बहुत सुंदर बनाएंगे, है ना? हाँ, तुम ये ना समझ जा नहीं, पेपर बहुत सुंदर बनेगा। अच्छा देखो, देखो जब तुमको पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक 0 मिले तो तुम समझ लेना हो सकता है कट पेस्ट हो। हल्का सा कुछ मिले तो तुम समझ लेना ताजा है। ये पहचान मैं बता रहा हूं पेपरों की। क्लियर है? कट पेस्ट। अच्छा देखो, जैसे मैं एक ही बना के पेपर कई साल करवाऊं तो इस साल तो गलती हो सकती, बट अगले साल उसमें 0% की गलती होगी। अच्छा जैसे मैं पिछले सालों से पढ़ा रहा हूं तो क्या वो पेपर है नहीं हमारे पास? है, उनमें 0% एरर हो गई। लेकिन अब भाई जमाने के हिसाब से चेंज करना है चीजों को, तो पुराना आपको क्यों दें? क्लियर है? तो इस बात को समझो। ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत पेपर है, इतना पेपर करा चुके हैं, पूछो ना क्या करना है, कट एंड पेस्ट, लेकिन वो करते नहीं। ठीक है, आगे देखो। देखो अब सारे लोग पहले कुछ बेसिक बातें समझ लो। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है बेटा? सेल होती है। सेल के अंदर क्या होता है? जो बच्चा ये बात आज मेरी समझ गया, क्वांटम नंबर उसके लिए कुछ नहीं, नथिंग। और एक मेरी बात समझो, आधा चैप्टर का जो वैल्यू है वो क्वांटम नंबर का इस चैप्टर में अलग वैल्यू है। मतलब एक सवाल यदि पीछे से आएगा तो एक सवाल सिर्फ क्वांटम नंबर से आएगा। इस चैप्टर में सबसे मुख्य चीज और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्वांटम नंबर। क्लियर है? सबसे बड़ी चीज बेटा सेल। सेल के अंदर पाया जाएगा सब सेल। सब सेल के अंदर बता ही डालो ऑर्बिटल। अच्छा बताओ, ऑर्बिटल के अंदर बेटा क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कि नहीं? अच्छा आपके पास क्वांटम नंबर कितने हैं? एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है? है ना? क्लियर है? अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसको एल से, इसको एम से, और इसको एस से। क्लियर है? ये क्या बताता है? सिर्फ स्पिन को। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो। अब तुम कुछ ना करो, इसके सामने एन लिखो, इसके सामने एल लिखो, इसके सामने एम लिखो, तुम्हारी जेब में टहलेगा क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा? तुमको लगेगा रे इससे कुछ था ही नहीं, लोग तुमसे सवाल पूछेंगे तुम मौज लोगे। ठीक है? अच्छा हमने इसके सामने एस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर ही स्पिन दिखाता है। क्लियर है? तो यहीं पे स्पिन देखेंगे। क्लियर है? ठीक। आप जरा ध्यान से समझो, एन किसके विषय में जानकारी देगा? सेल के विषय में। एल किसके विषय में जानकारी देगा? सब सेल के विषय में। एम किसके विषय में जानकारी देगा? ऑर्बिटल के विषय में। क्लियर है? अब आपको क्वांटम नंबर समझ में आ गया कि कौन सा क्वांटम नंबर किसके विषय में जानकारी देगा। एन किसके विषय में जानकारी देगा? सेल। एल, अच्छा एम, ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? जानकारी समझ में आ गई? क्लियर है? बस अब देखो, जैसे सेल को तुम मान लेना ये क्या है? मोहल्ला। तो सब सेल क्या है? आपका घर। और ये क्या है? आपके घर के कमरे। क्लियर है? तो जैसे मोहल्ले में आपका घर, घर के अंदर कमरे, वैसे ही एन के अंदर एल, एल के अंदर एम। क्लियर है? अच्छा इतना लिखने के बाद इसको छोड़ देना। अब हम एक एक क्वांटम नंबर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको अलग से बताया गया आइडिया कि हम आप आगे कैसे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो तुम इसको किनारे ही लिखे होगे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस साइड।
क्लियर है? इतना मुझे मालूम है, क्योंकि हम ऐसे बोल देते हैं जैसे तुम गड़बड़ भी किए हो तो तुमको लगे कि हाँ वही बात सही है। हटा दें इसको। हाँ तो ठीक है, ये कहानी सबको समझ में आ गई। तो सबसे पहले कौन आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो ये पीएलई नहीं है, ये पाल है। समझ में आ गया? इनका मतलब मुख्य होता है और पीएलई का मतलब सिद्धांत होता है। तो ये कौन सा क्वांटम नंबर है? मुख्य क्वांटम नंबर है। इसी का नाम क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने आपको सिखाया था प्रिंसिपल यानी पाल जी मुख्य है, और प्रिंसिपल पीएलई मतलब ये सिद्धांत है। समझ में आ गया? तो जरा ध्यान से लिखो यहां पे बेटा, चलो लिख लो। नीचे लिखो आइडेंटिफाई, इसके लिए नीचे पहला स्टार पॉइंट लगा के लिखो। लिखो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई सेल, आइडेंटिफाई सेल। किसको आइडेंटिफाई करेगा? सेल। क्या यदि हम ये बात नहीं लिखवाते तो क्या तुम जान ना पाते? एन किसके विषय में जानकारी देता है? सेल। तो एन बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? बताओ, एन आइडेंटिफाई सेल। क्लियर है? अच्छा, सेल कौन से होते हैं? सेल कौन से होते हैं बताओ? सेल आप ऐसे ही तो लिखते हो, सेल लिखते हो, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे लिखते जाते हो। क्लियर है? अब इसी को नंबर में लिखना हो तो ये n इक्वल टू 1 सेल, ये n इक्वल टू 2 सेल, ये n इक्वल टू 3 सेल, ये n इक्वल टू 4 सेल, आप ऐसे लिखते रहो। तो बताओ, आप सेल को रिप्रेजेंट करना आ गया कि नहीं आ गया? लिखो ऐसे, लिखो बेटा, लिख लो। आ गया? चलो अगला पॉइंट लिखो। नीचे लिखो, स्टार लगा के लिखना। लिखो डिटरमाइन, लिखो डिटरमाइन। अच्छा, ये तो लिख लिया ना, है ना? ये आपके सेल के विषय में जानकारी हो गई। अच्छा बताओ, ये क्या है? यही है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे ये एन ही तो है प्रभु, हर सेल का एन अलग अलग होता है। ये के सेल का एन है, ये एल सेल का एन है, ये एम सेल का एन है, ये एन सेल का एन है। क्लियर है? समझ में आ गया? एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से चल रहे हैं। ठीक है, स्टार लगा के पॉइंट लिखो। लिखो बेटा, डिटरमाइन साइज, डिटरमाइन साइज, साइज का के ब्रैकेट में लिखो। एटम का साइज कैसे डिसाइड करते हो? एटम छोटा है कि बड़ा है बताओ? रेडियस से। रेडियस जितनी ज्यादा होगी एटम उतना बड़ा होगा, रेडियस जितनी छोटी एटम उतना छोटा। तो एटम का जब भी जिक्र आए साइज, इसका मतलब वो किसके विषय में बोलना चाह रहा है? रेडियस के विषय में, मास के विषय में नहीं। किसके विषय में? रेडियस के विषय में। तो लिखो डिटरमाइन साइज, ब्रैकेट में लिखो। लिखो साइज क्या है यहां पे? लिखो डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। एंड ब्रैकेट बंद करके लिखो एंड एनर्जी, एंड एनर्जी। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ एटम को डिसाइड करता है, बताता है, और एनर्जी लेवल को बताता है। क्या यही n इक्वल टू हमने बोर के समय पे n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं लिखवाया था, सेल नंबर नहीं लिखवाया था, एनर्जी लेवल नहीं लिखवाया था? लिखवाया था। चलो अच्छा, बोर वाले पे जाके एक बार देख लो, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करो। देखो पीछे जाके, पेज नंबर है 15,
15 पे आ जाओ, 15 पे देखो आपका एटम बना है, बना है। देखो वहां पे देखो n इक्वल टू क्या क्या लिखा है, लास्ट में हमने आपको सेल नंबर उसमें पढ़वाया था, है ना। तो n समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया, ये क्या है, यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और वहां पे देखो वो शब्द भी लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके विषय में पढ़ आज हम रहे हैं लेकिन बोल बहुत दिन से रहे। क्लियर है। हाँ चलो अच्छा आगे लिखो। अब कुछ स्टार पॉइंट हम आपको 3 स्टार पॉइंट लिखवाएंगे और उसको आपको लिखना है। अच्छा बताओ, सारे बच्चों को सेल सबसेल ऑर्बिटल के विषय में जानकारी है? बेटा ये जानकारी बहुत जरूरी है, पता लगे सब भूल गए, पता लगे यही नहीं आया। तो एक काम करो, एक काम करो कि यहीं कहीं जगह हो तो लिख लो। अब जगह होगी होगी क्योंकि वो जगह कहां खत्म हुई। क्लियर है। ना हो तो एक पेज में लिख लेना, उसको चिपका लेना। क्लियर है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमको लेकिन जगह खोजनी पड़ेगी। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये कहानी। अब देखो, अब यहां पे सारे बच्चे जो हम वहां लिखा रहे थे यहां देखो, देखो ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सेल। सेल के अंदर कौन होता है, सब सेल। येलो कर ले, येलो मतलब येलो। हाँ ये क्या है, सब सेल। ये जो बीच में हो जाता है वो मैं नहीं करता हूं। अच्छा अब तो इतना समझ गए होगे, है ना। अच्छा इसके अंदर कौन होते हैं बेटा, ऑर्बिटल। और उसके अंदर कौन बैठा होता है, इलेक्ट्रॉन। इतना सबको आ गया। अच्छा सेल को किससे लिखते हैं, के एल एम एन। आप ऐसे लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं ओ लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं हो जाएगी, लिख लो। क्लियर है। अच्छा यदि इसको नंबर में लिखा जाए तो n इक्वल टू 1 सेल, इसको लिखा जाए तो n इक्वल टू 2 सेल, n इक्वल टू 3 सेल लिखेंगे, और n इक्वल टू 4 सेल। अरे बहुत धीरे धीरे लिख रहे फिर भी आ रहा। हाँ आज इसको रुको, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा अपने पास सेल कितनी है बताओ, सब सेल कितनी है, एस पी डी और एफ। हाँ और एक आप बात समझ लो, जी और एच भी हैं। क्लियर है। तो अपने पास सब सेल क्या है, एस पी डी एफ, जी और एच। लेकिन हम मेनली पढ़ते किसके विषय में हैं, लेकिन कल को आपसे पूछ ले तो जी और एच भी याद रखेंगे। आपके एनसीईआरटी में लिखी गई ये बात है। क्लियर है। अभी हम उसको लिखवा भी देंगे, लिखवा देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, मेनली हम इनके विषय में बात करेंगे, होता जी और एच भी है, लेकिन हम मेनली बात किसके विषय में करेंगे, एसपीडीएफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप बाउ प्रिंसिपल जो है, आप बाउ का प्रिंसिपल है कि आप बाउ प्रिंसिपल है, आप बाउ कोई मनुष्य थे क्या। हाँ तो आप बाउ कोई मनुष्य नहीं थे, आप बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज का निर्माण करना। हाँ अभी तक तुमको लगता था। हाँ तो सुनिएगा, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा। अच्छा बताओ, सेल के सामने क्या लिख लेना, ये जैसे मान लो ये क्या है, मोहल्ला। ठीक है। तुम लोग सुंदर लिखना, इसमें होने दो छिछलेदर, आज ये सुधरवा देंगे, है ना। मोहल्ला। सब सेल को क्या मान लो, ये है घर। ऑर्बिटल को क्या मान लो, ये हैं कमरे। और इलेक्ट्रॉन को मान लो हम लोग। जैसे मोहल्ले में घर होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं, कमरे में हम लोग होते हैं, होते नहीं, अपने अपने घर के कमरों में होते हैं, दूसरे घर के कमरे में थोड़े ना हो गए।
हाँ, अब सुनो बेटा, तो मोहल्ले में क्या है? घर, घर में क्या है? कमरे, कमरे में कौन? हम लोग। इतना क्लियर हो गया। वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब सारे बच्चे थोड़ा सा अलग से एक बार लिख लो अगले पेज में चल के, फिर यहां लिखना सब सेल। अच्छा, इसको मैं आज क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये जो पढ़ाया मैं करता था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो आज इसकी सही जगह है पढ़ने की। क्लियर है? सब सेल, फिर लिखो ऑर्बिटल, और फिर लिखो इलेक्ट्रॉन्स। ये एक टेबल बना लो। अरे हम नहीं कर रहे हैं, समझो मेरी बात को, है ना? हाँ, अरे कुछ नहीं होता, ये सब हम करके देख चुके हैं, बातें नहीं, इस समय कोई बात नहीं होगी। सुनो, कौन सा है? देखो बेटा, एस, पी, डी, एफ, जी, एच। मेनली हम इनके विषय में जानकारी करेंगे और इनके विषय को सही से पढ़ लेंगे। बताओ। अच्छा बताओ, घर के अंदर कमरा होता है, कमरे के अंदर घर, घर के अंदर कमरा। देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, 60 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कम करने की जुगाड़ है। 7 हो गए, ठीक है। अब सुनिएगा बेटा, अब ये देखो, ये हमारा पेन किस पे चल रहा है? घर पे। और घर के अंदर ये क्या है? कमरा। तो बताओ, कमरे का ही नाम क्या है? कमरे का ही नाम क्या है? क्लियर है? ठीक। अच्छा, बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। बताओ, एस के अंदर कितने कमरे? पी के अंदर, डी के अंदर। गड़बड़ा रहा। कमरा कितना है? कमरा कितना है? एक। ठीक। अच्छा, इसके अंदर कितने कमरे? 5। अच्छा, इसके अंदर? अच्छा, इनके अंदर? 9 और 11। ये बस ऐसे याद रखना। क्लियर है? इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं करनी, बस ऐसे इसको थोड़ा सा याद रखना। एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है, पेज नंबर में मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर है 56। अरे ये देख लो, ये देखो, एस, पी, डी, एफ, जी, एच। जूम करके। अब सुनो बेटा, अच्छा बताओ, एक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? 2। यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो 3 में बताओ, 5 में बताओ, अच्छा 7 में बताओ, अच्छा 9 में बताओ, 11 में बताओ। ठीक है, ये तो समझ लोगे, इतना समझ में आ गया। इसको अलग रखना, बस हम आपको इसके विषय में जानकारी देंगे। क्लियर है? लेकिन पढ़ इनको भी लेना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का ये पार्ट है, लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। आप बहुत जरा ध्यान से समझो बेटा। अच्छा, ये सारी बातें हमने लिख ली, पक्का? अब तुम वहीं आ जाओ जहां तुम थे, बस रुक जाओ, बस 1 मिनट लगेगा। आ जाओ, यहीं आ जाओ। हैं? देखा, सही जगह पे आ गए। देखो, देखो अब मेरी बात को समझना। देखो बेटा, के सेल के अंदर एक ही सब सेल होगा, एस। एल के अंदर एस और पी।
M के अंदर S P और D, N के अंदर S P D और F। मान लो N इक्वल टू 5 होता है ना, तो S P D और F। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? सारे लोग ध्यान से देखो इधर। पहली सेल में एक सब सेल, दूसरी सेल में 2 सब सेल, तीसरी सेल में 3 सब सेल, चौथी सेल में 4 सब सेल। चौथी के बाद रुक जाना, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 50वीं कुछ भी पूछे, आगे सब में सब सेलों की संख्या 4-4 होगी। क्या हमने सिखाया? बताओ, सेल नंबर 1 से लेकर 4 तक सब सेलें बढ़ेंगी और 5वें से सब सेलों की संख्या कांस्टेंट हो जाएगी, दैट इज 4। दैट इज 4। क्लियर है? अब सारे बच्चे आप बात जरा ध्यान से देखो। अब आपसे कोई पूछे कि के सेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, तो बताओ के सेल के अंदर सब सेल कितनी है? 1। तो इसके अंदर ऑर्बिटल कितना है? 1। अब आपसे कोई पूछे कि एल सेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तो एल सेल के अंदर सब सेल कौन सी हैं? 2, एस और पी। एस के अंदर 1 ऑर्बिटल और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे कि बताओ एम सेल में कितनी सब सेल? 3। अच्छा, एम सेल में कितने ऑर्बिटल? बताओ, 1 प्लस 3 और प्लस इसके कितने? 5। टोटल कितने हो गए? 9। समझ में आ रहा? कोई आपसे पूछे कि n इक्वल टू 4 यानी m सेल में बताओ टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तो कितना लिखोगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 जोड़ो, 16 हो गए, है ना? अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं, तुम बताना। हमने बोला कि m सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? बताओ, m सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? ऑर्बिटल के अंदर। यदि आपको ऑर्बिटल की संख्या मालूम पड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन 2 गुने हो जाएंगे। एक कमरे में 2 लोग तो 10 कमरे में 20 लोग, 100 कमरे में 200 लोग। क्लियर है? तो यदि कमरों की संख्या तुम्हें मालूम पड़ जाए तो रहने वालों की संख्या तुम बता सकते हो। तो तुम्हें पकड़ना क्या है कि एम सेल में ये पकड़ो ऑर्बिटल कितने होते हैं? 9। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ एन सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 32 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें कितना रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और आज सीखे 2, 8, 18, 32, यहीं से आया है। सब जगह केमिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है। याद हुआ? तो आप कनेक्ट करना सीख गए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कुछ अपना दूसरा स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, आज क्लास है, 2 से 4 क्लास है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेशन डिटेक्शन, है ना? और उसकी बुकलेट आपके पास, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आयुपैक और आइसोमेरिज्म है, उसी में लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो वाला टॉपिक हमें पढ़ाना है। उसकी आपको बुकलेट दी जाएगी। बुकलेट वो भी ब्लैंक बुकलेट होगी। ठीक है? तो अब तुम्हारा काम क्या है? घर से सवाल लगा के आना और फिर उसके बाद हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। सही रहेगा ना?